8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग कल। अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में। प्रयागराज में आज अमित शाह और सीएम योगी की जनसभा। यमुना पार में गृह मंत्री, इलाहाबाद और फूलपुर सीटों के लिए सीएम की जनसभाएं। 7 साल बाद प्रयागराज में आज राहुल अखिलेश एक साथ। आज उज्जवल रमण सिंह और अमरनाथ मौर्य के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम केजरीवाल आज सांसदों और विधायकों के साथ बीजेपी मुख्यालय पर देंगे धरना। दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचकर देंगे गिरफ्तारी। आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। 30 करोड़ नकद जब्त। टैक्स चोरी करने पर हुई कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा सहित 6 राज्यों में गंभीर हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली और राजस्थान में तापमान 46 डिग्री पहुंचा। बच्चों बुजुर्गों के लिए हो सकता है खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीपीपीआरआई के सहारनपुर डायरेक्टर हुए सस्पेंड। राष्ट्रपति की सिफारिश पर सीपीपीआरआई निदेशक किए गए सस्पेंड। राष्ट्रपति की सिफारिश पर किए गए सस्पेंड। सहारनपुर के निदेशक पर यौन उत्पीड़न का है आरोप। सरकारी कामों में भी अनियमितता बरतने का है आरोप। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीपीपीआरआई के सहारनपुर डायरेक्टर किए गए सस्पेंड। सीपीपीआरआई के डायरेक्टर किए गए सस्पेंड। सीपीपीआरआई के सहारनपुर डायरेक्टर किए गए सस्पेंड। राष्ट्रपति की सिफारिश पर सीपीपीआरआई निदेशक को सस्पेंड किया गया है। सहारनपुर के निदेशक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सरकारी कामों में भी अनियमितता बरतने का लगा है आरोप। तो बता दें कि सीपीपीआरआई के सहारनपुर डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद किया गया है सस्पेंड। सहारनपुर के निदेशक पर यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप। सरकारी कामों में भी अनियमितता बरतने का है आरोप। राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया गया है सस्पेंड। राष्ट्रपति की सिफारिश पर सीपीपीआरआई निदेशक किए गए सस्पेंड। तो खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बता दें। आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। झारखंड और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री की होगी पहली रैली। 11 बजे ये रैली होगी। तो वहीं बंगाल के पुरुलिया में दोपहर 12:45 पर दूसरी रैली की जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर में 11 बजे होगी पहली रैली और दूसरी रैली बंगाल के पुरुलिया में 12:45 पर की जाएगी। झारखंड और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 चुनावी रैलियों को आज प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले झारखंड के जमशेदपुर में सुबह 11 बजे होगी पहली रैली। बंगाल के पुरुलिया में 12:45 पर होगी दूसरी रैली। झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। तो वहीं बंगाल के पुरुलिया में 12:45 पर दूसरी रैली होगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज झारखंड और बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। सियासी समीकरणों की बात की जाए तो इन दोनों ही राज्यों के सियासी समीकरण क्या निकलकर सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों के चुनावी दौरे पर हैं। जी। पश्चिम बंगाल और झारखंड, दो राज्य ऐसे हैं जहां पर आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में पहली चुनावी जनसभा करीब 11 बजे करेंगे, वो जमशेदपुर में होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। दूसरी चुनावी जनसभा पश्चिम बंगाल में होगी 12:45 पर। पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर होगी तीसरी चुनावी जनसभा बिष्णुपुर में होगी, जो पश्चिम बंगाल में 2:30 पर होगी। चौथी चुनावी जनसभा जी। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जिस तरह से आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में आज उनकी तूफानी चुनावी रैलियां हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार आज चौथे चरण के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं और कल मतदान होना है, इन सब चीजों, पांचवें चरण के मतदान होना है, पांचवें चरण की आपको कल मतदान होना, उससे पहले प्रधानमंत्री छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। और खासकर इसमें झारखंड और बिहार में जो चुनावी रैली करेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। और प्रधानमंत्री जहां भी वोट मांगते हैं वहां पर कांग्रेस को अपना निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही साथ वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे झारखंड में आरजेडी भी है, शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन पार्टियों पर चुनावी हमला बोलते हैं। और झारखंड की चुनावी रैली में खासकर ये देखने को मिलेगा कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन अभी जिस तरह से घोटाले में जेल गए थे, उस मामलों को लेकर भी प्रधानमंत्री हमलावर हो सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी यानी टीएमसी के जो प्रत्याशी होते हैं उन पर जोरदार हमला बोलते हैं। तो इन तमाम चुनावी समीकरणों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी आज कांग्रेस, शिबू सोरेन की पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के जी। प्रत्याशियों पर हमलावर नजर आएंगे। और जहां तक जी। सवाल है कि प्रधानमंत्री मतदाताओं को, जनता को अपनी गारंटियां बताकर रिझाने का काम करते हैं और उनको गारंटी गिनाते हैं। 10 साल में उन्होंने जो गारंटियां की थी उनको वो पूरा किए हैं और आगे की गारंटियों को उनके सामने रखते हुए जनता से मतदान का समर्थन मांगते हैं। जी अवंती। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री बीते कुछ दिनों पर भी झारखंड और बंगाल के दौरे पर देखे गए हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखा गया है। अगर बंगाल की बात की जाए तो वहां पर टीएमसी का जो अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी इस बार चुनाव में बंगाल पर विशेष फोकस किए हुए है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के नेता रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो शायद बंगाल में थोड़ा सुधर सकता है? अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये और भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में खासकर ममता बनर्जी गढ़ में सेंध लगाई जाए और वहां से ज्यादा सीटों को जीता जाए और वोट परसेंटेज भी बीजेपी के लिए बढ़ाया जाए। अगर पिछले चुनाव पर नजर डाली जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा काम वोट परसेंटेज बढ़ाने में और सीटों को भी बढ़ाने में किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 18 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश में लगी हुई कि पुरानी सीटों के आंकड़ों को तो दोहराया जाए, इसके साथ साथ सीटों को बढ़ाया जाए और वोट परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी बनाया जाएगी, ताकि आगामी जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो जी। उसमें वो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए हराने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में जो रणनीति है, उस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि वहां पर वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए और उसके अलावा वहां पर सीटों को बढ़ाया जाए। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगते हैं और उसके अलावा प्रत्याशियों के समर्थन में जो गारंटी मोदी सरकार की, उन गारंटियों को भी जनता को याद दिलाते हैं, ताकि अपने समर्थन में यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदाताओं से वोट डलवाए जा सके। बिल्कुल अखिलेश जी, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से तैयारी करके लगातार बंगाल में दौरे करते हुए दिख रही है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक जो है वो थोड़ा सुधर सकता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा आज यूपी और बिहार के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री सुबह 10 बजे यमुना पार में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मेजा रोड सोराव में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री
यूपी में 2 और बिहार में 1 जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 12 बजे प्रयागराज में होगी पहली जनसभा। 1:30 बजे जौनपुर में दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शाम 4 बजे बिहार के बेतिया में होगी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी दौरे के बारे में आपको बता दें, जहां पर यूपी और बिहार के चुनावी दौरे पर नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सुबह 10 बजे सबसे पहले यमुना पार में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद मेजा रोड सोराव में भी जनसभा होगी। यूपी में 2 और बिहार में 1 जनसभा करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 12 बजे प्रयागराज में होगी पहली जनसभा। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे जौनपुर में दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे बिहार के बेतिया में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री के चुनावी दौरे के बारे में आपको बता दें और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री भी चुनावी दौरे पर हैं, जहां पर वो यूपी और बिहार में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। जिस तरह से देखा जाए कि 2 चुनावी जनसभाएं उनकी उत्तर प्रदेश में होनी है और एक बिहार में होनी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरों पर नजर डाली जाए तो आज खासकर वो ताबड़तोड़ रैली उत्तर प्रदेश और बिहार में करेंगे। इनमें प्रयागराज में करीब 4 बजे जनसभा होगी। उसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में भी जनसभा उनकी रखी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए खासकर ताबड़तोड़ जो चुनावी जनसभा करेंगे प्रधान गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी जी और बता दें कि आज यूपी और बिहार के चुनावी दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर यूपी में 2 और बिहार में 1 जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए देखे जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज वो यूपी और बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, जहां यूपी में 2 और बिहार में 1 चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। तो वही बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे राहुल गांधी। आज शाम 6 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। 20 मई को मतदान के दिन रायबरेली में ही रहेंगे राहुल। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे राहुल गांधी। आज शाम 6 बजे रायबरेली पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 20 मई को मतदान के दिन रायबरेली में ही रहेंगे राहुल। मतदान केंद्रों पर राहुल गांधी की रहेगी नजर। तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बारे में आपको बता दें, जहां पर आज रायबरेली पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर शाम करीब 6 बजे तक रायबरेली पहुंच जाएंगे। कल यानी कि 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है और मतदान के दिन रायबरेली में ही रहेंगे राहुल गांधी। मतदान पर नजर भी रहेगी राहुल गांधी की। बता दें कि कल यानी कि 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है और उससे पहले आज शाम 6 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। मतदान केंद्रों पर राहुल गांधी की रहेगी पैनी नजर। तो जानकारी आपको दे दें, जहां पर राहुल गांधी का रायबरेली दौरा है आज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय पर
रायबरेली पहुंच रहे हैं। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो कल रायबरेली में मतदान होना है और उससे पहले आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं और जानकारी ये भी है कि कल मतदान पर उनकी पैनी नजर जो है वो भी देखी जाएगी। बिल्कुल अवंतिका, आपको बताते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी ने वहां पर अखिलेश यादव, सोनिया गांधी बिल के साथ एक संयुक्त जनसभा संबोधित की थी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने रायबरेली की जनता से वादा किया था कि माँ यहाँ से चुनाव लड़ती रही, माँ यानी सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रहे। उन्होंने जो जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए। उसके बाद माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा है कि आपको रायबरेली की जनता के बीच रहना है और चुनाव प्रचार के दौरान मतदान के लिए अपने वोट भी मांगे थे। अब है कि राहुल गांधी आज फिर रायबरेली पहुंच रहे हैं और शाम करीब 6 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। कल जो रायबरेली में मतदान होना है उस वोटिंग पर नजर रख लेने के लिए क्या रणनीति रहेगी, बूथों पर कौन जाएगा, बूथों की कमेटियां जो बनी हैं उन पर नजर रखेंगे। उसके अलावा जो बूथ पर एजेंट बनाए गए हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है, वहां पर कोई वोटिंग में व्यवधान होता है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ या बीजेपी की तरफ से कोई भी इस तरह के व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है तो राहुल गांधी खुद उस पर नजर बनाए रखने के लिए रायबरेली में मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह की वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी अगर सामने आती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और बूथ पर जो कांग्रेस के लिए एजेंट बने हुए हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ये रणनीति बनाकर चल रहे हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस का वहां माहौल देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बार लगता ऐसा है कि जहां पर जनता का रुझान है वो थोड़ा सा काफी तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आया है, तो मतदाताओं की दृष्टिकोण के आधार पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहते और कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि रायबरेली में वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई चूक हो जिसको बाद को पछताना पड़े। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी रायबरेली में कल तक रहेंगे। वोटिंग के बाद फिर वो दिल्ली को रवाना होंगे। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कल जिस तरीके से रायबरेली में मतदान होना है और उससे पहले आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात भी होगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। आप जुड़े रहे, आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। तो बता दें कि 20 मई को मतदान होना है रायबरेली में और उससे पहले आज शाम 6 बजे रायबरेली पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जानकारी ये भी है कि मतदान के दिन वो रायबरेली में ही मौजूद रहेंगे और साथ ही उनकी मतदान पर हुई पैनी नजर देखी जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 11 बजे कैथल जिले में होगी पहली चुनावी जनसभा। एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 11 बजे कैथल जिले में पहली चुनावी जनसभा होगी। 1 बजे प्रबुद्धजन बैठक को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3:20 पर महिला मोर्चा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 1 बजे चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। 11 बजे कैथल जिले में होगी पहली चुनावी जनसभा। 1 बजे प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 11 बजे कैथल जिले में पहली चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे और वहीं 1 बजे प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शाम 3:20 पर महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष।
एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे कैथल जिले में पहली चुनावी जनसभा होगी और वहीं दोपहर 1 बजे प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें तो मौजूदा में बीजेपी सरकार है और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, उनके कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो देखा जाए तो कैसा समीकरण जो है हरियाणा में वो देखने को मिल रहा है? चुनाव के दौरान हरियाणा बेहद कड़ी टक्कर के रूप में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल बिल्कुल चुनावी टक्कर सीधी तो कही जा सकती है, लेकिन वहां पर जो चौटाला परिवार है उसकी भी वो बीच में टक्कर सामने लगती है। आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेपी नड्डा हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और वो सबसे पहले एक चुनावी जनसभा को 11 बजे कैथल जिले में करेंगे। उसके बाद करनाल में एक उन्होंने प्रबुद्ध जन का कार्यक्रम रखा गया है जो करीब आपको बताता हूँ 1 बजे के आसपास है, और जो तीसरा कार्यक्रम है वो फरीदाबाद में महिला मोर्चा के सम्मेलन को रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे कड़ी चक्कर हरियाणा में इसलिए भी देखने को मिल रही है कि वहां पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो सरकार पर भी संकट है। दूसरा, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वहां पर के हरियाणा के किसान बिल्कुल मुखर रूप में सामने आए और जितने भी धरना प्रदर्शन हुए उन धरना प्रदर्शन में किसानों का अहम रोल देखा गया और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी भी जताते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कांग्रेस वहां कड़े मुकाबले में सामने है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये भी लगातार दौरे कर रहे हैं और चुनावी ताबड़तोड़ रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो के दौरान लगातार ये जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों को याद दिलाते हैं और जो भी गारंटी मोदी सरकार की 10 साल में पूरी गई है उनको गिनाते हैं। इसके अलावा आगे के लिए जो गारंटी मोदी की रखी गई है उनको भी गिनाते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए समर्थन मांगते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी होगी कि हरियाणा में चुनाव बेहद आसान नहीं है। यहाँ पर एक कड़ी टक्कर सामने दिख रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने कड़ी टक्कर में, और इसकी सबसे मूल वजह है वो वहां के नाराज किसान बताए जा रहे हैं कि किसान आंदोलनों में जिस प्रकार किसानों की भूमिका हरियाणा में रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक मीटिंगों में भी हिस्सा ले रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को अपने तरफ मोड़ा जा सके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जा सके। बिल्कुल अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जो बीजेपी को डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल करने की जो बीजेपी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी हरियाणा के दौरे पर देखे जा रहे हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो नेता है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, इससे जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल किया जा सकेगा? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हरियाणा में किसान आंदोलन में जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको चुनाव में भरपाई कर ली जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार्स हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, खुद अमित शाह और जेपी नड्डा हो, ये सब लगातार बार बार हरियाणा के चुनावी दौरे कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी सम्मेलन कर रहे हैं, चुनावी बैठकें कर रहे हैं और वहां की जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी जिस प्रकार पूरी की गई है आगे भी उनको पूरी किया जाएगा और लगातार भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनका समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन में हरियाणा की भूमिका रही है, खासकर हरियाणा के किसानों की भूमिका रही है, क्योंकि हरियाणा के किसान बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए वहां पर देखा जा रहा है कि चुनाव में उनका खासा अहम रोल रहेगा और वो किस तरफ जाते हैं इसका ही असर भी चुनावी परिणाम में भी देखने को मिलेगा। अवंतिका, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है उसका जो परिणाम है वो निकल कर क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा दौरे पर हैं। जेपी नड्डा एक चुनावी जनसभा और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात करते हैं आगरा के, जहां पर जूता व्यापारियों पर आईटी का छापा। बीके शूज और मंशू फुटवेयर पर आईटी की रेड। 30 करोड़ से ऊपर की रकम हुई बरामद। आगरा समेत अलग अलग शहरों में छापेमारी की गई। प्रतिष्ठान के अलावा घरों पर भी टीम मौजूद है। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की बात सामने आ रही है। फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी चेकिंग की जा रही है। तो 60 करोड़ से ऊपर की रकम भी बरामद हुई है। आगरा समेत अलग अलग शहरों में की जा रही है छापेमारी। आगरा समेत अलग अलग शहरों में की जा रही है छापेमारी। प्रतिष्ठान के अलावा घरों पर भी टीमें मौजूद। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की बात आई सामने। फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी की जा रही है चेकिंग। जूता व्यापारियों पर आईटी का छापा। खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीके शूज और मंशू हरेमिलाप ट्रेडर्स पर आईटी का छापा। 60 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम हुई बरामद। आगरा समेत अलग अलग शहरों में की जा रही है छापेमारी। आगरा समेत अलग अलग शहरों में की जा रही है छापेमारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि आधी रात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और पूरी रात भर अधिकारी जो है वो नोट गिनते रहे और जो नोटों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा था, जबकि अधिकारी नोट गिनते गिनते थक गए थे। हाँ बिल्कुल अवंतिका, कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बताना चाहूंगा कि कल तकरीबन 1 बजे के समय आगरा के 3 बड़े जूता कारोबारी हैं, जिनमें कि हरमिलाप ट्रेडर्स हैं, वीके शूज और मंसू ट्रेडर्स के नाम से ये हैं। कहने को तो इनके जूते का कारोबार है, लेकिन तकरीबन 100 लोगों की टीम लगाई गई थी और जिसमें कि आसपास के जिले के जो के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कर अधिकारी हैं, वो थे और पुलिस का सहयोग भी लिया गया था। पर सबूत होने के बाद ही यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई और आईटी की टीम इतनी बड़ी रकम देखकर, अगर हम बात करें अभी जब इस समय हम खबर पर लाइव दे रहे हैं, तो 60 करोड़ रुपए तक की गिनती हो चुकी है। और आलम यह था कि जो मशीनें थी, नोटों को गिनने वाली मशीनें गर्म हो गई और उनका ठंडे होने का इंतजार किया गया। जूते कारोबारी यहाँ पर नाम है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो देखा गया है, जो तीनों ही जो कंपनी है, यहाँ पर पर्ची का जो मामला सामने आया है। और पर्ची का ये होता है कि जहाँ डोमेस्टिक में जो जूते बनाते हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां लेकर बनाते हैं, 100 जोड़ी 500 जोड़ी जूते का जो कारोबार करते हैं, वो अपने पैसे को नगद चाहते हैं, क्योंकि छोटा कारोबार करने वाला अपना पेमेंट कैश चाहता है। तो ये वो लोग हैं जो कि व्यापारियों की जो पर्ची होती है, वो पर्ची चेक से भी ज्यादा महत्व रखती है अवंतिका यहाँ के बाजार में। और उस पर्ची को एक ब्याज की रकम काटकर उसका कैश दे दिया जाता है, जिसके बाद ये जो ट्रेडर्स हैं, जिनके छापेमारी कार्रवाई की गई है, उसके बाद ये लोग तय समय के अनुसार, जैसे कि अगर 1 महीने की पर्ची होगी तो उस 1 महीने की पर्ची को तय समय के बाद ये अपने पास ले लेते हैं और उसका भुगतान जो ट्रेडर्स हैं उनसे प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ धांधले की जहाँ सूचना मिली और उसके बाद जो आईटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, 60 करोड़ की नकदी मिली है, बड़ी नकदी है। और तीनों व्यापारी हैं, ये आपस में ही कहीं ना कहीं, दो मंसू ट्रेडर्स और जो हरमिलाप ट्रेडर्स है, ये आपस में रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई की गई, एक बड़ी कार्रवाई है। और कितना यहाँ पर लैपटॉप है, मोबाइल है, जो और डिवाइस है, वो सभी अपने कब्जे में आईटी की टीम ने ले लिया है। उनका भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन नकदी की बात करें तो 60 करोड़ की नकदी देर रात तक मिल चुकी थी और बाकी जो इनकम टैक्स की टीम है, वो जब बिल्कुल खुलासा करेगी कि कितना रकम मिली है, क्या डिवाइस में मिले हैं, वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आगरा के शू कारोबारी में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और पर्ची कारोबार है, ये यहाँ पर इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन पर्ची के कारोबार के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पर्ची वो होती है जब एक जूते की फैक्ट्री काम करने वाला व्यक्ति अपने माल को बेचने के लिए जब मार्केट में आता है और उसको उधारी का समय दिया जाता है, और उस उधारी को ये जो ट्रेडर्स हैं नगद में भुगतान कर देते हैं, और उसके एवज में जो भी परसेंटेज ब्याज कटती है, इंटरेस्ट कटती है, उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारा काम नकद में होता है और इसीलिए नकदी पाई गई है। अब ये क्या कारण रहे, क्या इनकम टैक्स की टीम जांच में निष्कर्ष निकालती है, कितना जो पैसा है ये काला धन है या इसका प्रूफ इनके पास है, ये जांच का विषय है।
फिलहाल यहाँ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी अवंत। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से पहले जानकारी थी कि करीब 30 करोड़ का कैश मिला है और उसके बाद अपडेट सामने आए कि अभी तक जितने नोट गिने गए हैं तो 60 करोड़ के आसपास निकला है और लगातार जो है छापेमारी वो अभी भी जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनकम टैक्स की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जहां कहीं अधिकारियों का कहना है कि इसमें कुछ अहम पुख्ता सबूत उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन वो इसमें सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ देखिए अवंतिका, आगरा में भी ये, जो जिस तरह से बताया कि एक आईफोन का पासवर्ड नहीं बताया एक जी। व्यापारी, क्या जो मोबाइल मिला उसको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसका पासवर्ड बताया जाए, तो अंदाज लगाया जा रहा है कि इसमें ज्यादा कहीं ना कहीं मोटे लेन देन के पेपर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई जानकारी मिल सकती है। लेकिन लगातार जिस तरह से लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो जहां जहां इनकम टैक्स की टीम को अंदेशा है वो सारी चीजें अपने कब्जे में कर ली गई हैं। और जो लैपटॉप है उनका डाटा रिकवर कराया जा रहा है, मोबाइल का डाटा रिकवर कराया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं लैपटॉप और मोबाइल के अंदर ही लोग अपना डाटा रखते हैं। और अब इनकम टैक्स की टीम कितना और ये डाटा निकाल सकती है, कितनी रिकवरी और हो सकती है, ये जो 60 करोड़ मिले हैं इसका क्या लेखा जोखा है, क्योंकि कर के भुगतान में कहीं ना कहीं हेर फेर को लेकर यहाँ पुलिस जो आईटी की टीम है उसे सूचना मिली और उसी सूचना के आधार पर यहाँ एक छापेमार कार्रवाई की गई। एक साथ तीनों ही ट्रेडर्स के, तीनों जो जूता कारोबारी हैं, इनके यहाँ पर तकरीबन 1 बजे के आसपास 1 दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इनके घर, ऑफिस और गोडाउन पे भी यहाँ कार्रवाई की गई। तो जब से ज्यादा जो हरी मिलाप जो ट्रेडर्स हैं इनके जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा नकदी मिली और उस नकदी को देखने के बाद जो इनकम टैक्स की टीम थी वो खुद दंग रह गई, क्योंकि उनको भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ इतनी बड़ी नकदी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जैसे कि कल रात तक की हमने जो सूचना दी वो 30 करोड़ की थी, लेकिन अभी तक 60 करोड़ रुपए की यहाँ जानकारी मिल पाई है। और कितना कैश है, क्योंकि अभी भी कैश बताया जा रहा है कि कैश है, लेकिन अब कितना कैश है ये कुल मिलाकर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनसे बात होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर रेट के बाद, जब रेट पूरी होने के बाद क्या यहाँ खामियां मिली, कितनी यहाँ नकदी मिली, कितना यहाँ काला धन था, कितना यहाँ टैक्स का पैसा था, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से कल देर रात के बाद से रेड अभी तक चल रही है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, तो कितनी नकदी है और तमाम जितनी भी जानकारियां हैं वो छापेमारी के बाद ही स्पष्ट होती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर शूज व्यापारियों के घर पर कल आधी रात में छापा मारा गया था। आईटी की टीम ने यह छापेमारी की थी और करीब अभी तक 60 करोड़ की नकदी जो है वो बरामद हो चुकी है। नोट गिनने की कार्रवाई लगातार जारी है और छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ कमिश्नर पहुंची स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ, चुनाव ड्यूटी के संबंध में भी दी जानकारी। यूपी की 14 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर के चुनाव ड्यूटी के संबंध में जानकारी दी गई है। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को भी ब्रीफ किया है। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। लखनऊ कमिश्नर पहुंची हैं स्मृति उपवन और लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ, चुनाव ड्यूटी के संबंध में दी जानकारी। यूपी की 14 सीटों पर कल होगा मतदान। लखनऊ कमिश्नर पहुंची स्मृति उपवन। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ, चुनाव ड्यूटी के संबंध में अफसरों को दी जानकारी। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ, चुनाव ड्यूटी के संबंध में दी जानकारी। यूपी की 14 सीटों पर कल होना है मतदान। बता दें कि लखनऊ कमिश्नर पहुंची स्मृति उपवन। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ, चुनाव ड्यूटी के संबंध में अफसरों को दी जानकारी।
और स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। लखनऊ मंडलायुक्त ने अफसरों को किया ब्रीफ। चुनाव ड्यूटी के संबंध में अफसरों को दी जानकारी। खबर आपको फतेहपुर से बताते हैं, जहां पर युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। अज्ञात बदमाशों ने युवक को उतारा मौत के घाट। अज्ञात बदमाशों ने युवक को उतारा मौत के घाट। हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मरहरा गांव के पास का मामला। खबर फतेहपुर से, जहां पर युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। अज्ञात बदमाशों ने युवक को उतारा मौत के घाट। हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर फतेहपुर से, जहां पर युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। अज्ञात बदमाशों ने युवक को उतारा मौत के घाट। हत्या की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। खबर आपको पीलीभीत से बताते हैं, जहां पर दयालपुर के प्रधानपति पर हुआ जानलेवा हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित की पत्नी नाराज। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित की पत्नी नाराज। प्रधानपति की पत्नी ने माथोडांडा पुलिस पर लगाया आरोप। आरोपियों पर 307 SC/ST लगाना भूले। प्रधानपति की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। पुलिस पर धाराओं में संशोधन न करने का लगाया आरोप। मामले में एसपी ने एडिशनल एसपी को दिए निर्देश। मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही के दिए आदेश। मामले में एसपी ने एडिशनल एसपी को दिए निर्देश। मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही के दिए आदेश। एडिशनल एसपी ने जांच करने का दिया आश्वासन। माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव दयालपुर का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर पीलीभीत से, जहां पर दयालपुर के प्रधानपति पर हुआ जानलेवा हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित की पत्नी नाराज। प्रधानपति की पत्नी ने माधोटांडा पुलिस पर लगाया आरोप। आरोपियों पर 307 SC/ST एक्ट लगाना भूल गई पुलिस। प्रधानपति की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। पुलिस पर धाराओं में संशोधन न करने का लगाया आरोप। खबर फतेहपुर से, जहां पर पति ने पत्नी का अपहरण कर की हत्या। गांव के बाहर जंगल में मिला महिला का शव। महिला को दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित। पीड़िता ने 2017 में दर्ज कराया था मुकदमा। कोर्ट में मुकदमे को वापस न लेने पर की हत्या। जल्द ही आना था कोर्ट का फैसला। जहानाबाद थाना क्षेत्र के कृपालपुर गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो खबर आपको फतेहपुर से बता दें, जहां पर पति ने पत्नी का अपहरण कर की हत्या। गांव के बाहर जंगल में महिला का शव फेंका। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता ने 2017 में मुकदमा भी दर्ज कराया था। कोर्ट में मुकदमे को वापस न लेने पर महिला की हत्या कर दी। जल्द ही कोर्ट में फैसला आना था। जहानाबाद थाना क्षेत्र के कृपालपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर रतलाम में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के बाद रतलाम एसपी राहुल कुमार द्वारा जिले और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का मिलन समारोह 2 दिन पूर्व रखा गया, जिसके वीडियो शनिवार को सामने आए। जहां मिलन समारोह में रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम, डीआईजी, एसपी, एएसपी, सीएसपी समेत तमाम पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव निपटने की खुशी मनाते हुए फिल्मी गानों पर डीआईजी, एसपी और एसएसपी के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेसिकली जो पुलिस की तरफ से लगातार अभी ड्यूटीज़ वगैरह की गई है, उसके बाद में इलेक्शन जो पोलिंग डे था उसके बाद में सभी लोगों को एक डिनर होस्ट करवाया गया था। जो पुलिस के कर्मचारी है, जो रात दिन अपनी ड्यूटी में लगातार लगे रहते हैं, 12-12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो इलेक्शन के बाद में जब सारी चीज़ें पूरी हो गई और स्ट्रांग रूम सील हो गया, व्यवस्था लग गई, तो जो आला अधिकारी थे थाना प्रभारी के और उसके ऊपर के लोग, उन लोगों को एक डिनर होस्ट कराया गया था, जिसमें कलेक्टर मेरे द्वारा और डीआईजी सर भी जो है वो मौजूद थे। और एक फॉर्मल गेट टुगेदर था ताकि लोगों का स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। और इसी बीच आगरा से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको आगरा से बता देते हैं। आगरा से खबर, जहां आईटी विभाग का जूता व्यापारियों पर छापा। 3 जूता कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापा। आईटी की छापेमारी में 60 करोड़ की मिली नकदी। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई इनकम टैक्स की टीम। आईटी की छापेमारी में 60 करोड़ की मिली नकदी। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई आईटी टीम। हरे मिलाप ट्रेडर्स, बीके शूज, मंसू फुटवेयर पर भी छापा। व्यापारियों के घर, ऑफिस समेत कई ठिकानों पर की गई छापेमारी। खबर आगरा से आपको बता दें, जहां पर आईटी विभाग का जूता व्यापारियों पर छापा। 3 जूता कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई। आईटी की छापेमारी में 60 करोड़ की मिली नकदी। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई आईटी की टीम। आईटी की छापेमारी में 60 करोड़ की मिली नकदी। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई आईटी की टीम। हरे मिलाप ट्रेडर्स, बीके शूज, मंशू फुटवेयर पर भी किया छापा। व्यापारियों के घर, ऑफिस समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां बीती देर रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जूता व्यापारियों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंचा और बीती रात से ही लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तमाम लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइल्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं और साथ ही उनसे भी सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी ये है कि इनकम टैक्स में चोरी की जा रही थी, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और फिलहाल अभी तक की बात करें तो अभी तक 60 करोड़ की नकदी बरामद की जा चुकी है और नोट गिनने की मशीन्स जो हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। आगरा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जूता कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी में 60 करोड़ की नकदी अभी तक बरामद हो पाई है। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आईटी की छापेमारी में 60 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। 60 करोड़ की नकदी देखकर दंग रह गई आईटी की टीमें।
और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों